नमस्कार दोस्तों, दृश्य एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम अपने इस कार्यक्रम में देखेंगे कि आज 8 जुलाई को इतिहास में क्या क्या हुआ। ये नया प्रोग्राम हम शुरू कर रहे हैं, ठीक, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि डेली उस दिन की विशेष बातों को या उस दिन की विशेष बातों की क्या की जाए, चर्चा की जाए जो इतिहास में घट चुकी हैं। इसका संबंध हमारे इतिहास से भी हो सकता है, संविधान से हो सकता है, जनरल नॉलेज वर्ल्ड से भी हो सकता है। ये मुख्य रूप से संबंधित रहेगा हमारे भारत को लेके ज़्यादातर, ठीक। तो आज का डेट है 8 जुलाई। तो आज हम देखते हैं 8 जुलाई को अतीत में ऐसा क्या क्या हुआ जिसका प्रभाव अभी भी हमारे देश पे पड़ रहा है, ठीक है। देखिए, पहला जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा आज के दिन का, ये था आपका 1497। यह 8 जुलाई 1497 को जो वास्को डी गामा है, यह पुर्तगाल से भारत की ओर निकले थे, मतलब प्रस्थान किए थे। इनके साथ करीब 170 लोग थे, 170 का दल था, ठीक। देखिए, हम लोग जो कहते हैं कि क्वेश्चन पूछा जाता है भारत की खोज किसने की वास्को डी गामा में, तो भारत क्या कोई चीज़ था जो खो गया था कि उसकी खोज की जाए? नहीं, क्वेश्चन एक्चुअली होना चाहिए कि यूरोप से भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज किसने की, क्योंकि सबको ही जानते हैं कि भारत यूरोप से ज़्यादा प्राचीन सभ्यता है, ठीक। तो भारत की खोज नहीं, भारत यहीं था, खोज की गई है रास्ते की। तो एक सामान्य उसमें हम लोग पढ़ते हैं कि भारत की खोज की गई किसने की, हम बड़े उससे बोलते हैं वास्को डी गामा, पर ये क्वेश्चन गलत है ना। ये सिर्फ एक बकवास है जिसको मन में भर दिया गया है कि आप लोग की खोज की गई है। भारत यहाँ पहले से था, खोज हमारी नहीं की गई है, ना ही भारत की गई है। एक नए रास्ते की खोज की वास्को डी गामा ने। देखिए, इसके पहले जो बार्थोलोम्यू डियास थे, उन्होंने अंतरीप, अंतरीप मतलब दक्षिण अफ्रीका के जो दक्षिणतम कोने वहाँ तक का रास्ता खोज दिया था। उसके आगे का रास्ता वास्को डी गामा को नहीं पता था। वहाँ तक वास्को डी गामा आया, ठीक। वहाँ से फिर आगे के रास्ते यह आता है और बीच में कई जगहों पे रुकता है। वहाँ से उसे तभी रास्ता नहीं पता, तो वहाँ से कुछ व्यापारियों के संपर्क में एक मिलिंदी करके एक जगह था, वहाँ से वो कुछ भारतीय व्यापारियों को पकड़ लेता है, नाविकों को जो भारत तक जाते हैं, और उनके सहारे फिर पहुँचता है वह भारत तक। और भारत जब वो पहुंचता है तो वहाँ का जो कालीकट के जो राजा थे वो समुद्री थे, ठीक। क्या नाम था? सामुदीरी, जिसको उन्होंने जमोरीन कहा। अच्छा, बताता हूँ, जब ये पहुँचे यहाँ भारत तो ठीक, तो करीब इनको 10 महीने का समय लगता है। और जब ये पहुँचते हैं भारत तो वहाँ पे भारत में एक मंदिर देखते हैं देवी का, तो इनको लगता है कि यह मंदिर किसका है? मरियम का मंदिर है। मतलब उनको ऐसा लगता है कि भारत में क्या रहते हैं? ईसाई लोग रहते हैं। तो पहुँचे तो उन्होंने देवी का मंदिर देखा तो उन्हें लगा कि ये मरियम का मंदिर है। फिर वहाँ पे कुछ अरब व्यापारियों को देखा तो फिर इनके मन में प्लान हुआ कि इन अरब व्यापारियों को बाहर निकाला जाए। कुछ समय यहाँ रहे, ये कुछ काली मिर्च का व्यापार के लिए जमोरीन से कोशिश भी किए गए, पर उतनी सफलता इनको नहीं मिली। वापस गए, जितनी भी सफलता मिली यहाँ से जाते समय अपने साथ काली मिर्च ले गए, और वहाँ जाके इन्होंने काफ़ी मुनाफा कमाया इस चीज़ से। फिर इनकी दूसरी यात्रा भी होती है, ठीक। अच्छा, इसके पहले कोलंबस भी निकला था यूएसए से, वो भारत की खोज के लिए निकला था, और गलती से वो पहुंच गया था यूएसए। और जब वह यूएसए पहुंच गया तो उसको लगा कि उसने भारत के रास्ते को उसने खोज लिया, और उसने वहाँ पे जो लोग थे उन्हें पहले रेड इंडियन, इसीलिए वहाँ पे क्या कहा जाता है? रेड इंडियन। ये जो नाम है रेड इंडियन ना, ये कोलंबस ने ऐसा इसलिए दिया क्योंकि उसको लगा कि वह भारत को खोज लिया है, ठीक। तो इस जानकारी को थोड़ा सा आपको जानना चाहिए, सामान्य ज्ञान की चीज़ है, ठीक। देखिए, 1914 में ही ज्योति बसु का जन्म हुआ था, 8 जुलाई 1914 को, 1914 को। ये ज्योति बसु कौन है? देखिए, ज्योति बसु जो है एक राजनीतिज्ञ हैं। पश्चिम बंगाल के यह सबसे लंबे वक्त के मुख्यमंत्री रहे पूरे भारत में। अभी तक इनका रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है। 1977 से 2000 तक इतने लंबे पीरियड के लिए मुख्यमंत्री थे। वामपंथी दल से इनका संबंध रहा है, ठीक।
तो इनका जन्म हुआ था 8 जुलाई को, 2010 में इनका निधन हो गया। ठीक, तो सबसे लंबी सत्ता चलाने वाले एक मुख्यमंत्री के रूप में जाना जाता है ज्योति बसु जी को। ठीक, इसके बाद अगली डेट 2007 8 जुलाई को हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर, है ना, इनका निधन हुआ था। ठीक, देखिए चंद्रशेखर जो थे ये एक समाजवादी जनता दल के थे। 1991 के आसपास जब काफ़ी अस्थिरता थी भारतीय राजनीति में, उस समय इनको बना दिया गया था पीएम। ठीक, जनता दल और भी कई दलों के सपोर्ट से ये पीएम बने थे। ये भारत के पहले ऐसे पीएम है जिनका ऑफिस जा ही नहीं पाए, मतलब इनको कुर्सी में ना बैठने वाला भी पीएम कहा जाता है, क्योंकि कांग्रेस के बाहरी सपोर्ट से ये बने थे। ठीक, कुछ लोगों का यह मानना है कि कांग्रेस ने षड्यंत्र करके जानबूझ को ऐसी कठिन परिस्थिति में इनको पीएम बनाया ताकि लोगों को ये भरोसा दिलाया जा सके कि कांग्रेस ही देश को अच्छा चला सकती है और ऐसी मुश्किलों से निकाल सकती है और कोई दल ऐसा नहीं कर सकता। ठीक, ये उन लोगों की राजनीतिक चाल थी। ऐसा कहा जाता है कि उस समय परिस्थितियाँ इतनी विपरीत थी कि अगर खुद कोई भी कांग्रेसी नेता, उस समय थे हमारे राजीव गांधी जी, अगर वह सत्ता लेते तो वह भी उन परिस्थितियों का क्या है सामना नहीं कर पाते। तो ये है कि मतलब कि मटकी को दूसरे के साथ फोड़ना, कुछ इस तरह की चर्चाएं हुई थी उस समय कि इनको इसलिए कांग्रेस ने सपोर्ट देके बना दिया क्योंकि उस समय की परिस्थितियों से कांग्रेस निपटना नहीं चाहती थी। और दूसरा क्या होता, दूसरा यह होता कि जनता में एक मैसेज जाता कि कोई भी दल आके बना रहा है लेकिन वह स्थिरता नहीं दे पा रहा है, तो कांग्रेस वहाँ पे एक स्थिरता देने वाली पार्टी के रूप में उभरती। तो ऐसे आरोप लगते हैं, है ना, सच्चाई नहीं कह सकते। बाद में राजीव गांधी की जासूसी कराने का आरोप लगता है इनके ऊपर, और ये क्या करते हैं, फिर तुरंत त्यागपत्र देते हैं। ये अपने मूडी स्वभाव के नाम से बहुत जाने जाते थे। ठीक, इनका स्वभाव बहुत मूडी था। तो इनको पता चलता है कि कांग्रेस ऐसी अफवाह फैला रही कि हम राजीव गांधी का वो करा रहे, जासूसी करा रहे, तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। कुल मिला के 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक यह रहे। इस्तीफा देने के बाद भी समय कम था, प्रधानमंत्री चुनाव होने वाला था, कोई नया प्रधानमंत्री नहीं बना, ये उस समय तक सत्ता चलाए जब तक चुनाव नहीं हो गया। फिर इसी समय क्या हुआ, राजीव गांधी जी की हत्या भी हो गई थी, है ना, एक दुखद घटना हो गई थी, उनकी हत्या भी हो गई थी। तो ये सारे काफ़ी विवादित मुद्दे रहे इनके साथ में। इनके समय ये भी आरोप लगाया जाता है कि इनके जो मंत्री थे यशवंत सिन्हा जी, है ना, नाम सुने होंगे अभी भी आप, कहा जाता है कि इन्होंने जो भारत का गोल्ड था इसको क्या किया था, गिरवी रख दिया था। इतनी बुरी हालत चल रही थी भारत की। ठीक, पूरा पोलैंड को क्या कहते गिरवी कर दिया था गोल्ड को, भारत के गोल्ड को। तो इसके नाम से भी इनकी काफ़ी आलोचना की गई थी। ठीक, तो ये है आपके चंद्रशेखर जी के बारे में। अच्छा, चंद्रशेखर जी के बारे में एक किस्सा है कि ये पहले क्या है ना, जब राजनीति में जाने से पहले क्या कहते हैं, होटल खोलना चाहते थे। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक बुक दिखी, उस समय 3 रुपए की थी, कि हाउ टू रन अ स्मॉल होटल। तो उन्होंने वो बुक ले ली और उस बुक को जब वो पढ़े तो उसमें उनको पता चला कि होटल खोलने के लिए 10 लाख रुपए लगते हैं, एक स्मॉल होटल खोलने के लिए उस समय। तो इन्होंने फिर वो प्लान को क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया। इनका ये किस्सा भी काफ़ी फेमस है कि अगर इनके पास 10 लाख होते तो शायद ये पॉलिटिक्स में ना आते। ठीक, ये थे हमारे चंद्रशेखर जी। चलिए, इसके बाद 8 जुलाई 1918 की डेट, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, हिस्ट्री के लिए भी है, आपके हिस्ट्री बोल रहा हूँ, कॉन्स्टी के लिए भी है ना। देखिए, 8 जुलाई 1918 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित किया गया था। ठीक, क्योंकि जो अधिनियम है वो तो 1919 में आया था। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी 8 जुलाई 1918 को। ठीक, मॉन्टेग्यू कौन थे, भारत सचिव थे, चेम्सफोर्ड क्या थे, हमारे जो गवर्नर जनरल थे। ठीक, तो यह रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी 1918 में। देखिए, आखिर ये रिपोर्ट क्यों आई, देखिए इसमें कहा गया कि भारत को उत्तरदायी शासन देना है, पर एक्चुअली मंशा इनकी थी कि लंबे समय तक इस रिपोर्ट को ऐसा बनाया गया था, इसमें प्रावधान ऐसे किए गए थे कि भारत पे लंबे समय तक क्या किया जाए, शासन किया जा सके। यह रिपोर्ट लाने का एक दबाव आपका इंटरनेशनल लेवल पे भी था, क्योंकि वर्ल्ड वार 1 1914 से 1918 चला।
तो जो बाकी देश हैं वह दबाव डाल रहे थे, मतलब वो अपने आप को, जो मित्र राष्ट्र है वो अपने आप को क्या बोल रहे थे, लोकतंत्र का संरक्षक। तो उसमें उन्हीं का एक साथी कहीं पे उपनिवेश बना के रखा है, तो कैसे लोकतंत्र के संरक्षक हो गए, इस चीज़ का भी दबाव था। तो यह रिपोर्ट प्रकाशित होती है 8 जुलाई 1918 को। देखिए इस रिपोर्ट में मेन क्या था कि जो केंद्र है वहाँ पे 2 सदन बने, एक था उच्च सदन, एक था निम्न सदन। ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं इसके बारे में। एक उच्च सदन था, एक आपका निम्न सदन था। ठीक, उच्च सदन को राज्य परिषद कहा गया है और निम्न सदन को विधानसभा कहा गया। क्या 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 कहा गया, राज्य परिषद, और निम्न सदन को कहा गया विधान सभा। ठीक, उच्च सदन में रखा गया कि 60 लोगों को रख सकते हैं। ठीक, जिसमें से 33 निर्वाचित होंगे और 27 मनोनीत होंगे। ये था उच्च सदन की व्यवस्था। ठीक, और उच्च सदन का जो कार्यकाल रहेगा वह 5 वर्ष का रहेगा। निम्न सदन के बारे में क्या व्यवस्था की गई, निम्न सदन का कार्यकाल 3 वर्ष का रहेगा। ठीक, निम्न सदन में जो संख्या रहेगी वह लगभग रहेगी 145। इसमें भी 2 पार्ट किए गए, जिसमें कुछ निर्वाचित थे, कुछ मनोनीत थे। तो 103 निर्वाचित थे और आपके 42 मनोनीत थे। ठीक, मनोनीत कहाँ से होते थे आपको पता है, गवर्नर जनरल की परिषद मनोनीत करती थी। तो इस टाइप के सदन बने थे। ये बना था केंद्र में। ठीक, और प्रांत में क्या था, प्रांत में थी प्रांतीय परिषद। ठीक, इस जो एक्ट बना था है ना, उसको हम द्वैध शासन के नाम से भी जानते हैं। पर द्वैध शासन के नाम से क्यों जानते हैं, ये 2 सदनों के कारण नहीं जानते। पहली चीज़, इसको जो जानते हैं वो अभी मैं आगे आपको बताता हूँ कि आखिर इसको हम कैसे जानते हैं। देखिए इसमें अंग्रेजों ने बहुत बुद्धि लगाई। ठीक, उन्होंने पूरा प्रयास ये रखा कि ऐसा लगे कि आप राजा हो, मतलब सब काम आप कर रहे हो, पर आपके पास कुछ भी ना हो करने के लिए। ठीक, मतलब मुख्य पूर्ण रूप से क्या क्या भारतीयों को बेवकूफ़ बनाने का ये कानून था। उनको सीधे सीधे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश थी। इसलिए कई भारतीय राजनेताओं ने इस कानून का क्या किया, आलोचना भी की कि यह सिर्फ भारत को लंबे समय तक गुलाम बनाने का एक कानून बनाया गया है। ठीक, तो अंग्रेजों ने देखिए क्या किया। जैसे प्रांत में प्रांतीय परिषद था, इसमें भी 2 पार्ट थे। इसमें था 70% आपका निर्वाचित होंगे सदस्य और 30% क्या होंगे, मनोनीत होंगे। उस समय टोटल प्रांत थे लगभग 8 प्रांत थे भारत में, जो भारतीय ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर में थे। तो संख्या सब जगह अलग अलग थी, लेकिन ये परसेंटेज रेशियो सेम था कि 70% आपके निर्वाचित होंगे और 30% मनोनीत होंगे। ठीक, तो अंग्रेजों ने क्या किया कि उनको आज़ाद तो करना नहीं था, उनके मन में कभी ऐसी भावना रही ही नहीं। उनको सिर्फ ये दिखाना था कि हाँ, मतलब आपके मन में एक ये देना था कि आपको लगे कि हाँ आप शासन कर रहे हो, उत्तरदायी शासन आपका है, पर आपके हाथ में कुछ ना रहे। उन्होंने ये कैसे किया, देखिए उन्होंने क्या किया। ये तो ठीक है कि बहुमत आपका हुआ, पर यहाँ इन्होंने विषय को 2 पार्ट में बांट दिया। ठीक, कौन कौन सा बांटा, हस्तांतरित और आरक्षित। ठीक, हस्तांतरित जो विषय थे यह रहते थे आपके परिषद के पास, लेकिन जो आरक्षित विषय थे यह रहती थी गवर्नर जनरल के पास। ठीक, इस पद्धति को द्वैध शासन कहा गया है, ना कि सदन बनाने को। इस पद्धति को द्वैध शासन कहा गया है क्योंकि एक प्रांत का शासन अब 2 लोग चलाएंगे। एक प्रांतीय परिषद चलाएगी हस्तांतरित विषयों के साथ, एक चलाएगी गवर्नर जनरल की परिषद आरक्षित विषयों के साथ। इसलिए इसे द्वैध शासन कहा गया। इसलिए नहीं कहा गया कि यहाँ 2 सदन बने, ऐसा होता तो इसे द्विसदनीय शासन कहते, पर इसे द्वैध कहा गया क्योंकि एक ही जगह का शासन चल रहा है। शासन कहाँ का चल रहा है, एक जगह का, लेकिन चला कितने लोग रहे हैं, 2 लोग रहे हैं। ठीक, यहाँ पे अंग्रेजों ने क्या दिमाग लगाया, उन्होंने कहा बेटा बहुत आंदोलन करते हो, चलो ठीक है अब बताते हैं। क्या किया, हस्तांतरित विषय में सारे काम वाले विषय उनको दे दिए। किनको दे दिए, मतलब भारत से यहाँ से जो निर्वाचित होते हैं, जो ये परिषद बनेगी उसको दे दी काम वाले सारे। ठीक, कृषि दे दिया,
शिक्षा दे दी, सब दे दी, लेकिन जहाँ से वित्त जाना रहता था वो सब आरक्षित में डाल के अपने पास रख लिया। समझे? मतलब आपको नहर बनवानी, लेकिन नहर बनवाने के पैसे आपको हम नहीं देंगे, अब आरक्षित है, अब गवर्नर जनरल डिसाइड करेगा पैसे दिए जाए कि नहीं दिए जाए। मतलब सारे काम आपके पास होने के बावजूद भी आप कोई काम नहीं कर सकते। ठीक, मतलब देखने में तो ऐसा लगेगा कि यार ये तो कृषि मंत्री है, कृषि विभाग का मुखिया है, पर वो विभाग ही उसके पास नहीं, क्योंकि वो वित्त के रूप में तो यहाँ फंसा हुआ है। जब तक पैसा ही नहीं आएगा तो काम क्या होगा। तो इस प्रकार से अंग्रेजों ने शासन भी दे दिया और अधिकार भी नहीं दिए। ठीक, अधिकार सारे किसके पास रखे? अपने पास। ठीक, इसमें इस समय क्या इस वाले जो अधिनियम निकला 1919 में, इसमें सांप्रदायिकता का विस्तार और भी कई प्रावधान थे, पर हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रावधान वो यही था। ठीक, सांप्रदायिकता का विस्तार किया गया, एक लोक सेवा आयोग का भी गठन होता है, वो अन्य प्रावधान है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रावधान था वह यही था। ठीक, तो आप देख रहे हो कि सब जगह तो आपको लग रहा होगा यार निर्वाचित वाले तो टॉप पे हैं, लेकिन फिर कैसे? क्योंकि सारी वित्तीय व्यवस्था इस आरक्षित व्यवस्था के तहत गवर्नर ने क्या कर ली? गवर्नर ने अपने परिषद के अंतर्गत कर ली। ठीक, अब आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि काम तो आपको मिलेगा पर पैसा होगा नहीं, तो क्या करोगे? मतलब ये ऐसा था कि आपको सब्जी लेने की जिम्मेदारी दे दी गई, लेकिन पैसा नहीं दिया गया, आप जाओ, आपको सब्जी जैसे लेना है लेके आओ। ठीक, तो ठीक था। आज के डेट में ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हुई भारत में। ठीक, भारत से संबंधित मेरे ख्याल से इसे हर व्यक्ति को जानना भी चाहिए, है ना। जो पढ़ रहे हैं उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, और साथ में अन्य व्यक्तियों को भी जानना चाहिए। साथ ही आपको बता देता हूँ कि हमारा टारगेट बैच मंडे से शुरू हो रहा है। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है या आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमसे शीघ्र संपर्क करें। धन्यवाद।